दोस्तों, वर्ल्ड वार फर्स्ट में इतने सारे देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्सुक क्यों हैं? जब ऑस्ट्रिया ने हेजेगोविना को कैप्चर किया तो रसिया इसे बचाने के लिए आया। रसिया को आते देखकर जर्मनी भी ऑस्ट्रिया की तरफ से आया और रसिया की दुश्मनी ऑटोमन एम्पायर से थी तो ऑटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रिया की तरफ से आ गया और रसिया के साथ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन भी आ गए। इसके पहले की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दोस्तों अपने वर्ल्ड वार के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारा जो भी अपडेट है आपके पास तुरंत पहुंच सके। और लाइक तो कर ही दिया होगा। अब आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। इसके लिए 4 मेजर कारण थे दोस्तों: नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिट्रीरिज्म, अलायंसेस। नेशनलिज्म, यहाँ नेशनलिज्म का मतलब है दोस्तों बिना आज़ादी के नेशनलिज्म। एक ऐसा नेशनलिज्म जो रेस पर आधारित हो, वहाँ के लोग ये सोचे कि मेरी कंट्री बेस्ट कंट्री है दुनिया की, और बाकी कंट्री को निचले स्तर से देखना। यहाँ के जो भी मोनार्की होते थे, मोनार्की यानी राजा महाराजा, वो वहाँ की जनता से कहते थे कि देखो हमारे जो पूर्वज थे कितने बहादुर हुआ करते थे, और हमारी परंपरा और भाषा दुनिया की सबसे अच्छी परंपरा और भाषा है, और हमारी जाति तो सबसे उच्च जाति है, यह हमारी संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। ये सब बोलकर वो जनता को वार के लिए तैयार करती थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने इतने बड़े इंपीरियलिस्ट एम्पायर को चला पाता। उस समय की 6 बड़ी पावर हुआ करती थी: जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरियन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रसिया। अगर इनकी 1870 के मिलिट्री के ऊपर किए जाने वाले खर्च को एक साथ मिलाकर देखें तो ये 94 मिलियन पाउंड था। अगर वही 1914 जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उस समय का देखें तो ये बढ़कर लगभग 400 मिलियन पाउंड हो गया था। ये सारे देश इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते थे अपनी मिलिट्री के ऊपर, ताकि ये अपने एम्पायर को बड़ा कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई देश हमारे ऊपर हमला न कर दे, हमारे किसी क्षेत्र को कोई कैप्चर न कर पाए। इसके लिए इन्हें अलायंसेस की कमी महसूस हुई तो ये अलायंसेस करने लगे। एक्चुअली में दोस्तों हमने अपने पहले वर्ल्ड वार के पार्ट 1 में बताया है कि बिस्मार्क हेजेगोविना का जो क्षेत्र है उसे ऑस्ट्रिया को दे देता है, तो उसकी वजह से रूस जर्मनी से नाराज था। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच एक ट्रीटी होती है कि अगर कोई तीसरी शक्ति हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। जर्मनी इटली को भी इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन इटली फ्रांस और जर्मनी के बीच में फंसा हुआ था। तभी फ्रांस ने ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह से इटली फ्रांस से नाराज हो गया और जर्मनी से मिल गया। 1882 में इटली भी इस ट्रीटी में शामिल हो गया। 1907 में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ने भी एक ट्रीटी साइन करी। ये दूसरा अलायंसेस था। इनका यही काम था कि हमारे एम्पायर को यहाँ बढ़ाना है, हमें इस क्षेत्र को कैप्चर करना है। ऐसे में दोस्तों आम जनता का क्या हाल था? क्या आम जनता चाहती थी कि युद्ध हो? और अगर चाहती थी तो मोटिवेशन कहाँ से आता था? चलो मान लेते हैं कि अगर अपने देश के ऊपर हमला होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करो तो समझ में आता है। यहाँ दूसरे देश को कैप्चर करने के लिए कहाँ से मोटिवेशन आता था, आइए बताते हैं। इसका पहला रीजन बेरोजगारी था दोस्तों। उस समय ज्यादातर गरीब लोग ही मिलिट्री की नौकरी किया करते थे। जिन लोगों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी, इन देशों में मिलिट्री की नौकरी किया करते थे, और वो इसीलिए करते थे कि उनको कुछ पैसा मिल पाए ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला पाए दोस्तों। और दूसरा रीजन था दोस्तों प्रोपोगेंडा, जो उस समय फैलाया जाता था अखबारों में, मीडिया में। ऐसी इमेज बनाई गई जिससे लगता था लोगों को कि आर्मी की नौकरी एक प्राउड की नौकरी है, सेल्फलेस नौकरी है देश के लिए, और आर्मी वालों को बड़ा बहादुर एक प्रोफेशनल ड्रेस के साथ एकदम हीरो की तरह दिखाया जाता था, और वार को ग्लोरीफाई किया जाने लगा मीडिया में। ब्रिटेन के एक मोनार्की थे एल्फ्रेड टेनिसन करके, उन्होंने एक पोयम लिखी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यह दुनिया की पहली पोयम है जो आर्मी को हीरो की तरह दिखाती है। एक और फेमस इंग्लिश पोएट थे रॉबर्ट ब्रूक करके, उनकी पोयम थी द डेड और द सोल्जर, जो वार और डेथ को एक ग्लोरियस की तरह दिखाती थी।
इनकी खुद की डेथ वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुई थी और विंस्टन चर्चिल ने इनके पोयम्स का इस्तेमाल और लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए किया। लेकिन हर कोई दोस्तों इस प्रोपोगेंडा के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। बहुत सारे लोग थे इस देश में जो वार को नहीं होने देना चाहते थे। इटालियन की सोशलिस्ट पार्टी, अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन लेबर पार्टी, रसिया में मोल्शेविक, जर्मनी में कार्ल लिवनेस और रोसा लग्जमबर्ग, इसके अलावा रुडियार्ड किपलिंग भी वार के अगेंस्ट थे। इन्हें तो आप जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये द जंगल बुक के ऑथर हैं। इन्होंने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड अगेंस्ट में एक पोयम लिखी थी, द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो बताता है दोस्तों कि किन परिस्थितियों को सोल्जर्स को युद्ध के समय गुजरना पड़ता। ऐसे ही एक और पोएट थे विल्फ्रेड रोन। इनकी एक पोयम थी जो जंग के कड़वा सच को बताती थी कि कैसे हाथों पाँव में घाव भरा हुआ है, खून की खांसी आ रही है जंग के मैदान में। बड़ी बुरी परिस्थितियों से सोल्जर्स को गुजरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ रहे थे वो इस प्रोपोगेंडा को समझ भी गए थे। यही कारण है कि दोस्तों कई जगह म्यूटनीज देखने को मिला। जैसे रसिया में सेनाओं ने अपने ही राजा के खिलाफ जंग छेड़ दिया और फ्रांस में एक पूरे बटालियन ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हम जंग को नहीं लड़ेंगे। और यही नहीं, 1914 में जब जंग चल रही तो एक तरफ जर्मनी सोल्जर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आ गए और खाना भी एक्सचेंज किया, गाना भी गाए, क्योंकि आम लोगों को कोई वार पर जाने का कोई कारण नहीं था दोस्तों। लेकिन उनको उनके कमांडर का ऑर्डर आया कि ये सब बंद होना चाहिए और वार जल्दी ही चालू होना चाहिए। और फिर सोल्जर्स को पनिश किया जाने लगा। उनको कहा जाने लगा कि अगर आप वार पे नहीं जाओगे तो हम खुद ही तुम्हें शूट कर देंगे। और फिर जंग भी हुई और जंग में क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।